हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक और पार्ट। टॉपिक का नाम है डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड की खामियां क्या हैं या डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ये बताया जाता है कि इंटरनेशनल ट्रेड बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इतना ही अच्छा होता तो सारे फ्री ट्रेड कर लेते ना। फिर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं ट्रेड के ऊपर, तो कुछ ना कुछ खामियां तो होंगी ही। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में और भी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जो मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर बनाई हुई हैं। आप जाके उनको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है डीमेरिट्स या डिसएडवांटेज का। एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं गरीब कंट्रीज के, उनको एग्जॉस्ट कर देता है इंटरनेशनल ट्रेड। वन ऑफ द मेन डीमेरिट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज दैट इट एनकरेजेस an underdeveloped country to export its raw material and thus exhaust all its natural resources in due course of time. इंटरनेशनल ट्रेड एनकरेज करता है कि जो गरीब कंट्रीज हैं, अंडरडेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो अपना नेचुरल रिसोर्सेज को जो उनके पास हैं उनको एज अ रॉ मटेरियल किसी डेवलप कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते रहें और कुछ पैसे लेते रहें। ऐसा करते करते एक दिन ऐसा आता है कि उनके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज बचते ही नहीं। समझ गए बात। Such countries are losers as they export raw materials at low prices and import manufactured goods at high prices. अब वो सस्ते में माल बेच रहे हैं और उस माल से, उस रॉ मटेरियल से जब डेवलप कंट्रीज कोई सामान बना रही हैं तो उन्हीं कंट्रीज को महंगे रेट पे बेच रही हैं। तो नुकसान किसका है? गरीब कंट्रीज का, अंडर डेवलप कंट्रीज का। पॉलिटिकल स्लेवरी। ऑन अकाउंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, underdeveloped countries not only import manufactured goods from advanced countries but also take loans from them. तो इससे क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड से जो फिनिश गुड्स हैं, जो थोड़े टेक्निकली एडवांस्ड गुड्स हैं, जो अंडर डेवलप कंट्रीज नहीं बना सकती, एक तो वो गुड्स खरीदती है डेवलप कंट्री से, ऊपर से उसके साथ साथ लोन्स भी ले लेती है डेवलप कंट्री से। तो इससे क्या होता है? द रिच कंट्रीज ग्रेजुअली इंटरफेयर in the मतलब politics and administration of the debtor countries and ultimately rule over them. तो सिंपल वर्ड्स में क्या होता है कि पहले उनको गुड्स बेचती हैं, गुड्स बेच के उनको फिर कर्जा भी दे देती हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि उनकी पॉलिटिक्स में इंटरवीन करती हैं। ठीक है, इंडिया हैज़ अ बिटर एक्सपीरियंस। इंडिया को बिटर एक्सपीरियंस है। ब्रिटिशर्स यहाँ आए ट्रेडर्स बन के और ईस्ट इंडिया कंपनी खोल के अपनी कॉलोनी बना ली यहाँ पे। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है फॉरेन कंपटीशन। एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा ब्रिटेन, ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये पूरे वर्ल्ड पे राज करती थी। जगह जगह गई ट्रेड करने के नाम से और एक जगह टांग फंसाई, वहाँ के लोकल लोगों को लोकल लोगों को लड़ाइयाँ करके अपनी कंट्री में पूरे के पूरे मुल्क कर लिए। ठीक है, अब मैं किसी कंट्री के फेवर में नहीं बोल रहा, ये बात ध्यान रखना। मगर अब यही काम 200-300 साल बाद जब चाइना कर रहा है तो चाइना को बुरा कह रही है। ठीक है ना। जब खुद वो काम किया था तो खुद नहीं थी बुरी। अब चाइना क्या कर रहा है? चाइना भी वही काम कर रहा है। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उनको लोन दे दे के कभी किसी कंट्री में पोर्ट बना देता है, कभी किसी कंट्री में कोई एयरपोर्ट बना देता है, सी पोर्ट बना देता है, कुछ ऐसे करके उनको लोन दे देता है। बाद में वो लोन नहीं चुका पाते तो उनकी जो है ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज और उनके इंटरवीन करने लग जाता है। समझिए ना बात। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मैं तो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूँ आपको ये चीजें। ठीक है, तो फॉरेन कॉम्पिटिशन। इंटरनेशनल ट्रेड गिव्स राइज टू कंपटीशन अमंग डिफरेंट कंट्रीज। इंटरनेशनल ट्रेड से डिफरेंट कंट्रीज के बीच में कंपटीशन हो जाता है। इन मेनी प्रोडक्शन फील्ड्स डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैव टू फेस फॉर्मिडेबल फॉरेन कंपटीशन दैट चेक्स देयर ग्रोथ। अगर दो कंट्रीज के बीच में कंपटीशन हो गया तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी कंपनियां तो लड़ाई नहीं कर पाएंगी, कंपीट ही नहीं कर पाएंगी, वो तो दब जाएंगी, वो तो खत्म हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा? डिके ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज इन इंडिया इज सोली ड्यू टू दिस फैक्टर। इंडिया जैसी कंट्री में जो कि अभी डेवलपिंग स्टेज पे है, इसमें जो छोटी मोटी कंट्रीज बंद होने की वजह यही है कि एकदम 1991 के बाद इंटरनेशनल ट्रेड खुला छोड़ दिया। जो बाहर से कंट्रीज आई, जो यहाँ की लोकल छोटी मोटी कंपनियां थी, उनकी ऐसी की तैसी कर दी। तो फॉरेन कॉम्पिटिशन से जो लोकल कंपनीज होती हैं उनका बच जाता है बैंड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डंपिंग। डंपिंग क्या होता है? डंपिंग कहते नहीं, सड़कों के साइड पे लिखा होता है नो डंपिंग, नो डंपिंग। डंपिंग का मतलब क्या है? सिंपल वर्ड्स में मलबा मत फेंको इधर। ठीक है, तो ऐसे जो सड़कों के किनारे लिखा होता है उसमें मैं बोल रहा हूँ। तो डंपिंग का मतलब है जो बड़े बड़े रिच कंट्रीज हैं वो अपना फालतू का बनाया हुआ सामान जो उनकी डोमेस्टिक डिमांड से ज्यादा है वो हमारे या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जाके सस्ते दामों पे फेंक देती हैं और हम पागलों की तरह फॉरेन ब्रांडेड सामान खरीदते रहते हैं और अपने कंट्रीज का सामान नहीं खरीदते। तो इससे नुकसान तो हमारे कंट्री का ही होता है। विद अ व्यू
To capture foreign markets, developing countries sell their goods in poor countries at a less than cost. तो वो बहुत थ्रो अवे प्राइजेस पे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में सामान बेचती हैं जाके. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डंपिंग. इट रिजल्ट्स इन कीपिंग द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इकोनॉमिकली बैकवर्ड. तो वो कंट्रीज वो इंडस्ट्रीज को बना ही नहीं पाती, जिससे एम्प्लॉयमेंट नहीं इंक्रीज होती, इन्वेस्टमेंट्स नहीं बढ़ती, तो वो गरीब की गरीब ही रह जाती हैं. नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल राइवलरी. आपको पता ना सारी लड़ाइयाँ तो ट्रेड के पीछे ही हुई हैं घुमा फिरा के. Many advanced countries compete with each other in order to capture the market of a given country. कई एडवांस कंट्रीज हैं, एक गिवन कंट्री की मार्केट कैप्चर करने के लिए आपस में compete करती हैं. चाइना चाहता है इंडिया में सामान बेचें, अमेरिका चाहता है इंडिया में सामान बेचें, हर कोई इंडिया में चाहता है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है. समझ गए ना बात. इट लीड्स टू इंटरनेशनल राइवलरी. इसमें आपस में राइवलरी हो जाती है. 2 वर्ल्ड वॉर्स ऑफ 20th century वर ड्यू टू दिस राइवलरी अमंग द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज. जो वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं बेसिकली वो ट्रेड वॉर्स थी. ट्रेड के पंगे में ही पड़ गए और वो सिचुएशन खराब होते होते वर्ल्ड वॉर का वो जो है मतलब फेज बन गया. ठीक है. तो क्योंकि हर एक जो इंडस्ट्रियल एडवांस्ड कंट्री है वो चाहती कि मेरा सामान हर जगह बिके, तो वहाँ जहाँ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है वहाँ फिर लड़ाइयाँ ही रह जाती हैं. नेक्स्ट, इंक्रीज इन प्राइजेस. सम एसेंशियल गुड्स आर एक्सपोर्टेड ईदर to earn more profits on the part of producers or to get more foreign exchange on the part of government. तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज क्या करती हैं, एसेंशियल गुड्स को एक्सपोर्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉफिट भी कमा सकती हैं और बाहर से फॉरेन करेंसी भी कमा सकती हैं. कंसिक्वेंटली देयर अराइजेज अ शॉर्टेज ऑफ दीज गुड्स इन डोमेस्टिक कंजम्पशन कॉजिंग राइज इन द प्राइजेस. अगर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं जो अपने घर में उनको चाहिए, घर की जगह पे बाहर बेच देंगी ताकि प्रॉफिट आ जाए या बाहर से डॉलर आ जाए, तो घर में जो रिक्वायरमेंट है विद इन द कंट्री जो रिक्वायरमेंट है वो उसके लिए तो कंजम्पशन के लिए जो सप्लाई है वो कम रहेगी, जिसकी वजह से प्राइसेस शूट अप कर जाएंगे. इट लोअर्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री. इससे लोगों को खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलेंगी तो उनका स्टैंडर्ड लो हो जाएगा. ऑन द वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ राइज इन प्राइस ऑफ शुगर, अनियन, सीमेंट इन इंडिया इज देयर एक्सपोर्ट टू द अदर कंट्रीज. तो इंडिया में ये चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, घर में अगर अच्छी तरह सप्लाई नहीं है उल्टा बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इनके प्राइजेस शूट अप कर जाते हैं. नेक्स्ट आ जाता है हार्मफुल इम्पोर्ट्स. मैनी अ टाइम अंडर इंटरनेशनल ट्रेड सच ड्रग्स एंड लग्जरीज आर इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड एडवर्सली अफेक्ट द हेल्थ एफिशिएंसी एंड करेक्टर ऑफ द पीपल. सिंपल वर्ड्स में हार्मफुल गुड्स आ जाते हैं जो हमारे लोगों के लिए यहाँ कंफर्टेबल नहीं है. बाहर की ब्रांडेड सिगरेटें, सिगार आ जाएगा, बाहर की बड़ी बड़ी शराबें आ जाएंगी जो हमारे कंट्री के लोगों के लिए इतनी ज़्यादा सही नहीं है. उससे हमारी कंट्री को के लोगों की एफिशिएंसी डाउन होती है. नेक्स्ट आ जाता है डिपेंडेंस. इम्पोर्ट ऑफ चीप एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स इंक्रीजेज द डिपेंडेंस और फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंस बढ़ जाती है टू सच एन एक्सटेंट दैट देयर प्रोडक्शन विद इन द कंट्री स्टॉप्स ऑल टुगेदर. अब कुछ चीज़ें जो हमें चाइना से सस्ते दाम पे मिलती हैं हम वो यहाँ बनाते थे, मगर बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कराने की वजह से यहाँ की जो लोकल कंपनी है वो बिल्कुल ठप होगी, बंद ही होगी, हमने वो प्रोडक्शन करनी ही बंद कर दी. दिस डिपेंडेंस लैंड्स the country into a lot of difficulties and hardships in the event of discontinuation of their import in the wake of war or any other economic crisis. Example रशिया यूक्रेन. अब आप खुद सोचो कि यूरोप का जो एनर्जी की जो डिमांड है, एनर्जी मतलब जो गैस गूस के लिए और पेट्रोल के लिए मतलब क्रूड ऑयल के लिए रशिया के ऊपर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंस थी कि जैसे ही रशिया ने वॉर लगाई, ठीक है ना, जैसे रशिया ने वॉर लगाई वैसे उन कंट्रीज में जो पेट्रोल और डीजल की सप्लाई अगर हल्की सी कम हुई तो प्राइसेस कितने शूट अप हो गए. तो अगर हम किसी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए और अगर लड़ाई लुड़ाई पड़ गई, बाद में लड़ाइयाँ हो गई, तो ये समझो कि भाई हमारी ऐसी की तैसी हो जाएगी. समझ गए बात. तो हम उस कंट्री पे डिपेंड कर जाते हैं. तो इंटरनेशनल ट्रेड की ये भी काफ़ी खामी है कि हम कंट्रीज़ पे डिपेंड कर जाते हैं और जब भी इमरजेंसी आती है तो हमें बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है लॉस टू एग्रीकल्चर कंट्रीज. एग्रीकल्चरल कंट्रीज को लॉस है. कैसे? इंटरनेशनल ट्रेड प्रीडोमिनेंटली इंटरनेशनल ट्रेड, शुरू से पढ़ रहा हूँ, कोई आ गया था तो ध्यान कहीं और चला गया. इन इंटरनेशनल ट्रेड प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चर कंट्रीज आर लूजर टू द मैक्सिमम एक्सटेंट. तो जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें
एग्रीकल्चरल कंट्रीज को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। कैसे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इज लेस इलास्टिक। जो इलास्टिसिटी है, प्राइस इलास्टिसिटी है एग्रीकल्चर की चीज़ों की, वो कम है। प्राइस इलास्टिसिटी होता है प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज होना। अब एग्रीकल्चर चीज़ें क्या होती हैं? प्राइस के चेंज होने से डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं होता। प्राइस काफ़ी ज़्यादा भाग भी जाएगा, 20% भी बढ़ जाएगा, तो डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं आएगी, क्योंकि रोटी है, खानी तो खानी है ना। तो समझ रहे हो ना? देयर इज हार्डली एनी इंक्रीज इन द डिमांड डिस्पाइट फॉल इन द प्राइजेस। अगर प्राइजेस गिर जाएं तब भी डिमांड में जो है इंक्रीज नहीं आएगी, क्योंकि जो एग्रीकल्चर गुड्स हैं वो तो खाने पीने की चीज़ें बनाते हैं, और खाना पीना तो एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही हो सकता है। मोर ओवर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बिगिंस टू ऑपरेट इन एग्रीकल्चर एट कंपैरेटिवली अर्ली स्टेजेस। इंडस्ट्रियल सेक्टर से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसके अंदर जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, ये अच्छे तरीके से अप्लाई होता है। ये आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो माइक्रो की प्लेलिस्ट है मेरी ग्रेजुएशन लेवल की, वो आप जाके पढ़ना जरूर। ऑन द अदर हैंड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इज मोर इलास्टिक एंड देयर प्रोडक्शन इज सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। तो जो एग्रीकल्चर कंट्रीज हैं उसमें तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स आती है, और जो क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं उसमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स आती है। तो कंपैरेटिवली फायदा किसका हुआ? इंडस्ट्रियल कंट्रीज का ही हुआ ना, क्योंकि उनकी सामान ज्यादा बिकेगी। और अगर एग्रीकल्चर का सामान है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, प्राइसेस गिर गए तो डिमांड तो बढ़ेगी नहीं, मगर इंडस्ट्रियल गुड्स में डिमांड बढ़ जाती है प्राइसेस के गिरने से। मोर ओवर वहाँ इंक्रीजिंग रिटर्न्स आते हैं इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज में, और एग्रीकल्चर इकोनॉमीज में डिमिनिशिंग रिटर्न्स आते हैं, जिसकी वजह से उनको नुकसान होता है। नेक्स्ट आ जाता है ओवर प्रोडक्शन। इन द ग्रीड फॉर अर्निंग मोर फॉरेन एक्सचेंज, कंट्रीज ट्राई टू प्रोड्यूस एक्सपोर्ट गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल। ज्यादा डॉलर कमाने के चक्कर में जो कंट्रीज हैं वो ज्यादा से ज्यादा ओवर प्रोडक्शन कर देती हैं, माल ज्यादा बना देती हैं, वो गुड्स ज्यादा बना देती हैं जो वो बाहर बेचती हैं। इन केस डिमांड फॉर दीज गुड्स फॉल इन फॉरेन कंट्रीज, ऑल ऑफ अ सडन there will arise a situation of overproduction and depression in the domestic economies। अगर उन्होंने बल्क में सामान बना दिया और ये सामान दूसरे कंट्री में ऑल ऑफ अ सडन कोई पंगा पड़ गया, कोई जंग लगी, कुछ भी हो गया, अगर बिका ही नहीं तो फिर उन कंट्रीज में तो वो फैक्ट्रीज ही बंद हो जाएंगी। जब तक वो पिछला माल नहीं बिकेगा अगला माल बेचेंगे ही नहीं। समझ गए ना बात? नेक्स्ट आ जाता है lopsided development। On account of international trade, a country produces only those goods in which it enjoys profit। हर एक कंट्री वही गुड्स बना के बाहर बेचना चाहती है जिसमें वो प्रॉफिट कमाती है। एज अ रिजल्ट, few industries develop and there is no diversification of industries in a country। तो हम सिर्फ वही माल बना के बाहर बेचेंगे जिसमें हमें प्रॉफिट है, और कोई बेचेंगे ही नहीं। जब दूसरा माल बेचेंगे ही नहीं तो इंडस्ट्रीज की डाइवर्सिफिकेशन कैसे होगी? नहीं हो पाएगी। इट लीड्स टू लॉपसाइडेड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री में कुछ इंडस्ट्रीज हैं, कुछ सेक्टर्स हैं, वही डेवलप कर पाएंगे, बाकी सेक्टर फूस के फूस ही रह जाएंगे। समझ गई बात? नेक्स्ट आ जाता है इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। अगर इंटरनेशनल ट्रेड चल रहा है और एक कंट्री में क्राइसिस आ गए तो सबकी बैंड बज जाती है। कैसे? अमेरिका में कोई क्राइसिस आ गए, रशिया में कोई क्राइसिस आ गए, तो पूरे वर्ल्ड पे उसका असर हो जाता है। थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ वन कंट्री आर ट्रांसमिटेड टू द अदर। जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू वो सारी कंट्रीज में फैल जाते हैं। अब यूक्रेन जो है वीट का एक्सपोर्टर है, बट अब इजिप्ट वगैरह कई कंट्रीज हैं वो यूक्रेन से और रशिया से इंपोर्ट करती थी। अब वीट इतनी महंगी हो गई है, यूक्रेन के खुद के लाले पड़े हुए हैं अभी वॉर के चक्कर में, वो एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रही, तो उन कंट्रीज को वीट ही नहीं मिल पा रही, और अगर मिल रही है तो वो काफी हाई रेट पे मिल रही है। तो वो कंट्रीज जो इंपोर्ट करते थे वीट, अफ्रीकन कंट्रीज कई जो इंपोर्ट करते थे, उनकी तो ऐसी की तैसी होगी ना। Thus, the entire world is engulfed in the economic crisis। तो रशिया और यूक्रेन की वजह से पूरे के पूरे वर्ल्ड में ही क्राइसिस आ गए। इवन अमेरिका भी नहीं बचा होगा। अमेरिका में भी पेट्रोल इतना महंगा हो गया जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ गई। ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929-30 हैज स्प्रेड टू ऑल कंट्रीज। जब यूएसए में ग्रेट डिप्रेशन आया था वो सारी की सारी कंट्रीज में फैल गया था। तो रशिया यूक्रेन वॉर इज अनदर एग्जाम्पल जो मैंने लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्पेशलाइजेशन एंड इविल। तो कुछ थ्योरीज कहती हैं कि जितना ज्यादा स्पेशलाइज होंगे अपने माल बनाने में उतना ही अच्छा है, बाकी सामान दूसरे से खरीद लो। बट ऑल्दो देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन, येट वेरी ऑफ्टन इट प्रूव्स हार्मफुल। कैसे? व्हेन अ कंट्री स्पेशलाइजेज इन प्रोडक्शन ऑफ सम गुड्स, ग्रोथ ऑफ अदर इंडस्ट्रीज इज चेक्ड। ठीक है, इट रिस्ट्रिक्ट्स द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द कंसर्न कंट्री। अब अगर आप
एक या दो या 5 चीजों में स्पेशलाइज्ड हो जाओगे तो आप वही काम करने लग जाओगे। अब बाकी कंपनियां हैं, जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं, उनमें एम्प्लॉयमेंट करोगे ही नहीं, उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे ही नहीं, तो क्या होगा, आपको उन चीजों के लिए किसी और कंट्री पे डिपेंड करना पड़ेगा, जो सही बात नहीं है। तो स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, मगर इतनी भी ना हो कि दूसरों पे डिपेंडेंस ही बढ़ जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है हार्मफुल टू अंडर डेवलप कंट्रीज। यूडीसी होता है अंडर डेवलप कंट्री, पोस्ट ऑफ यस। अकॉर्डिंग टू मेनी इकोनॉमिस्ट लाइक मेडाल, सिंगर एटसेट्रा, अंडर डेवलप कंट्रीज are at disadvantage on account of international trade because terms of trade are always unfavorable to them vis-a-vis developed countries। जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड से ज़्यादातर नुकसान में ही रहते हैं, क्योंकि डेवलप कंट्रीज के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, इतना मनी पावर है, इतना सब कुछ है कि वो कभी भी नुकसान में नहीं आते। जैसे गरीब कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वहाँ पे मैकडोनल्ड जा रहा है तो वो खुश होते हैं कि भाई हमारे कंट्री में अरबों खरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो रही है, मगर उन मूर्खों को ये नहीं पता कि जो उनके लोकल स्ट्रीट फूड है उनका ऐसे के तैसे कर देंगे और 20-20, 30-30 रुपए में बर्गर बेच के सारा पैसा साफ करके अलॉन्ग विद प्रॉफिट अपने कंट्री में ले जाएंगे। तो ज्यादातर अंडर डेवलप कंट्रीज नुकसान पे ही रहती हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।